Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are in good health. Let's continue our discussion for current affairs. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. कल वाले लेक्चर में हमने ड्रॉट वगैरह देख लिया था. इसमें हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े, ज़्यादा इसमें आपके एग्जाम के रिलेटेड नहीं है. आज हम जो है सोशल इश्यूज पढ़ेंगे. दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. फाइन, ये नेशनल इम्पोर्टेंस की जो करंट अफेयर है उसमें आ जाएगा आपका. तो इसमें क्या क्या है, जैसे हायर एजुकेशन पे अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है वो देख लेंगे. उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स है, सोसाइटी के रिलेटेड टॉपिक्स है, तो इट हैज़ अ नेशनल सिग्निफिकेंस. सो हायर एजुकेशन इन इंडिया, हायर एजुकेशन यानी HEI, फाइन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या हायर एजुकेशन इन इंडिया. अब इंडिया में हायर एजुकेशन पर क्या क्या रिपोर्ट आई है, इसमें क्या क्या फैक्ट्स है जहां से आपको MCQs आ सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स और वो सारे स्टेटमेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फाइन. सो इसके बाद आपका अभी ये जून का महीना चल रहा है और जून के महीना ये जून का और उसके बाद जुलाई का अभी नहीं आया, तो जून से ही हमने शुरू किया. इसके बाद हम मई पर जाएंगे, फिर मई से पहले फिर हम ऐसे ही करते करते बहुत सारे मंथ्स का हमें कवर करना है. तो आपका जो है हम डिटेल में करंट अफेयर ले रहे हैं, बिकॉज करंट अफेयर एक बारी आपको जितने भी एग्जाम्स देने हैं उसमें सब में आ जाएगा आपका. फाइन. सो चलिए, पहला जो आपका टॉपिक है आज का, हायर एजुकेशन इन इंडिया. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जिसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहा करते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है 2019-20 के लिए, यानी 2020 का जो साल है, जो 2019-20 जिसको हम लिखते हैं, इस साल के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, AISHE रिपोर्ट. तो ये AISHE रिपोर्ट क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, यानी ऑल इंडिया सर्वे हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर, किसके रिलेटेड? हायर एजुकेशन के रिलेटेड. तो इसी की रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई. तो पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं कि रिपोर्ट है क्या. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसने रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स की है, क्या क्या स्टडीज हुई है. फाइन. तो पहले हम देखेंगे कि रिपोर्ट है क्या. तो रिपोर्ट जो है AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक एनुअल वेब बेस्ड सर्वे होता है. क्या होता है? एनुअल वेब बेस्ड सर्वे, यानी ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है हर साल. एनुअली पब्लिश करने के साथ साथ ये वेब बेस्ड सर्वे है, यानी ऑनलाइन सर्वे होता है. फाइन. कंडक्टेड सिंस 2011, 2011 से ये सर्वे हर साल होता है. 11, 12, 13 करते करते 2020 का सर्वे की रिपोर्ट अभी आई है. फाइन. कौन कराता था 2011 में? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आज की जो हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वही ये कराती है. ये किस लिए किया जाता है ये सर्वे? फॉर द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. फाइन. तो हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, उसके लिए ये किया जाता है. द सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड अंडर अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ये जो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसमें जो ये सर्वे होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये सर्वे किस स्कीम के तहत किया जाता है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक, जिसका नाम है हेस्पिस, जिसका नाम है HESPIS. तो ये स्कीम का नाम है हेस्पिस, इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसी स्कीम होती है जिसमें 100% फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइन. तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हेस्पिस, इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. दैट इज योर HESPIS, हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इस स्कीम के तहत ये सर्वे कंडक्ट होता है एनुअली. फाइन. सर्वे इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी अपलोडिंग, यानी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के इंडिया में, उनको वॉलंटरली कुछ डेटा अपलोड करना पड़ता है, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हो. स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हो गया जो डिग्री विग्री नहीं देते, जिसकी एफिलिएशन भी नहीं होती किसी यूनिवर्सिटी के साथ, ये आपके नॉर्मली डिप्लोमा वगैरह प्रोग्राम रन करते हैं. तो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, आपकी यूनिवर्सिटीज हो, इनको वॉलंटरली अपलोड करना पड़ता है अपना डेटा हायर एजुकेशन पे. कितना एनरोलमेंट है, कितना स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, वगैरह वगैरह, ये सारी डेटा अपलोड करना पड़ता है. फिर उसी बेसिस पे वो लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं. फाइन. अब इन्होंने रिसेंटली क्या फाइंडिंग्स की है, यानी हमें क्या क्या चीजें मिली है इस पर्टिकुलर सर्वे से, तो वो हम इधर पढ़ते हैं. एक सेकेंड. सो वी हैव इन हियर की फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे. तो सबसे पहले इसमें की फाइंडिंग क्या है? सबसे पहली फाइंडिंग है एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, यानी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोलमेंट कितना है.
जिसको हम मेजर करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से। तो आपका एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है, व्हाट इज अ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज कंटिन्यूअसली बीन डिक्लाइनिंग, या इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज कंटिन्यूअसली बीन इंक्रीजिंग। इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ सकती है और आपको बोलना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो इंडिया में है वो असल में किसको हम कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया जो आपके बच्चे हैं 18 से 23 साल की उम्र में, जैसे ही हम 12th पास करते हैं तो हमारी एज क्या होती है, 18। तो 18 के बाद हमें कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो 18 से 23 की जो ये एज है, 18 to 23, इस एज में ही आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेड के लिए जाते हैं। फाइन। अब हमें ये देखना है कि इस एज ग्रुप में 18 से 23 साल के बच्चे जो है वो लोग कितने एनरोल करते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो 18 से 23 जितने भी बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में, 18 से 23 साल की जो उम्र है जिनकी, उनमें से कितने बच्चों ने एनरोल किया है हायर एजुकेशन के लिए, वो है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे, हमेशा याद रखना एग्जाम में ट्रेंड पे सवाल आता है, तो 2015, 2019, 2020 का डेटा है। 2015 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना था, 24.3%। यानी जितने भी बच्चे हैं 18 से 23 साल की उम्र में, उनमें से सिर्फ 24% ने ही हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, यानी एनरोल किया था। उसके बाद ये बढ़कर 26% हुआ और उससे भी बढ़कर इस वक्त 27% पर है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ गया है पिछले 5 साल। ठीक है, तो इस पे भी सवाल आ सकता है कि क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो 27% का इस वक्त हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, पर क्या ये ठीक है, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक है, वो हम इस रिपोर्ट में देखेंगे आगे। तो पहले तो आपको समझ आ गया कि इट हैज बीन राइजिंग मार्जिनली, यानी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर चला गया है। फाइन, ये ड्रास्टिकली राइज नहीं हो रहा है, ये मार्जिनली राइज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है दैट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो in higher education in India has been drastically increasing. No, it has been marginally increasing. ये कुछ कीवर्ड्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो आपने पहले देख लिया कि मार्जिनली इंप्रूव हो रहा है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। 18 से 23 साल के जितने भी बच्चे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे अभी एनरोल कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। नंबर 2, जेंडर पैरिटी क्या है। जेंडर पैरिटी हो गया कितने लड़कियां एनरोल कर रही है और कितने लड़के एनरोल कर रहे हैं, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 18 से 23 साल की जो है उनमें से कितनी लड़कियां एनरोल कर रही है और कितने लड़के एनरोल कर रहे हैं। तो वो जेंडर पैरिटी दिखाएगा कि जेंडर के बीच में कितनी ज्यादा डिफरेंसेस है, क्या लड़कियां ज्यादा कर रही है या लड़के ज्यादा कर रही है। तो इसमें भी एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है विद रेफरेंस टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, द जेंडर एनरोलमेंट रेशियो फॉर वुमेन इज बेटर देन मेन, ऐसे सवाल आ सकता है। तो आपको बताना है जनरल जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो जो लड़कियों में है दैट इज 27.3% और जो लड़कों में है वो है 26.9%। यानी लड़के जो है वो कम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और लड़कियां जो है वो ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए जाती है। तो इसमें पैरिटी है और पैरिटी बहुत कम है, उतना भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फाइन, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है, जो जीपीआई लेकर आता है, तो जीपीआई जेंडर पैरिटी इंडेक्स में जो हायर एजुकेशन का जेंडर पैरिटी है वो उतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं है, उतनी ज्यादा गैप नहीं है इंडिया में। ठीक है, ये आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका कोई बोलेगा जेंडर पैरिटी इंडेक्स मेरा 1 के बराबर है, इस 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितने बच्चे, कितने मेल्स एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और कितने फीमेल्स एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। अगर दोनों बराबर है तो आपको 1 मिलेगा। 1 का मतलब देयर इज जेंडर इक्वालिटी, डिस्पैरिटी नहीं है। ठीक है, देयर इज जेंडर इक्वालिटी। फाइन, लेकिन अगर जीपीआई ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 का मतलब ऊपर अगर सपोज आपका 2 आया, नीचे से ऊपर अगर आपका 4 है, नीचे से 2 है, तो 2 2 जा 4, तो आपका जीपीआई 2 है और 2 इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो 2 का मतलब है यानी एक से ज्यादा अगर आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स आएगा, इसका यह मतलब है लड़कियां ज्यादा एनरोल कर रही है और लड़के कम एनरोल कर रहे हैं। तो यहां पर जीपीआई, इफ जीपीआई इज ग्रेटर देन 1 इट मींस दैट देयर इज डिस्पैरिटी, यानी लड़के और लड़कियों में डिस्पैरिटी है
इन फेवर ऑफ फीमेल्स, डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ फीमेल्स, यानी फीमेल्स ज्यादा स्कूल्स जा रही है, ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए जा रही है। और अगर जीपीआई आपका लेस देन 1 होगा, उसका ये मतलब है देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ फीमेल्स, इन फेवर ऑफ मेल्स, फाइन, इन फेवर ऑफ मेल्स। तो लेस देन 1 आपका जीपीआई कैसे आएगा? जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, फाइन। तो ये हो गया आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जो हायर एजुकेशन का जेंडर पैरिटी इंडेक्स इंडिया में है वो है 1.01। कितना? 1.01, यानी इट इज ग्रेटर देन 1, यानी इंडिया में फीमेल्स के हक में डिस्पैरिटी हो रही है, यानी फीमेल जो है वो ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रही है बनिस्बत के मेल्स के, फाइन। 2019 में 1 था हमारा जीपीआई, यानी मेल्स और फीमेल्स बराबर जा रहे थे, और 2020 में 1.01 हो चुका है। 1.01 का मतलब है देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ फीमेल्स, यानी फीमेल्स ज्यादा एनरोल कर रही है आपके हायर स्टडीज के लिए। दूसरा है आपका प्यूपिल टीचर रेशियो। प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कितने बच्चों के हिसाब से कितने टीचर्स है, फाइन। तो प्यूपिल टीचर रेशियो जो है दैट इज 26 इन इंडिया। दैट मींस कि हर एक टीचर के सामने 26 बच्चे होते हैं। तो कंसिडर किया जाता है जितना प्यूपिल टीचर रेशियो कम होगा, यानी जितना कम बच्चे होंगे पर टीचर, उतना ज्यादा बेटर एजुकेशन मिलती है। तो हमने ये देखा जो प्यूपिल टीचर रेशियो है इंडिया में, बिहार में सबसे वर्स्ट है, बिहार और झारखंड में। वहां पर हर एक टीचर के सामने 50-50 बच्चों से भी ज्यादा होते हैं। तो वहां का प्यूपिल टीचर रेशियो 50 से भी ज्यादा है। और जो कुछ स्टेट्स है जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, उनके पास बेस्ट प्यूपिल टीचर रेशियो है 18 के करीब, ठीक है। तो 18 बच्चे पर टीचर, ठीक है, समझ गए आप। तो ये हो गया आपका प्यूपिल टीचर रेशियो जो इंडिया में 26 है ऑन एन एवरेज, ओके। उसके बाद प्रेफर्ड एजुकेशनल स्ट्रीम्स कौन कौन है, यानी बच्चे प्रेफर कौन कौन सी स्ट्रीम्स करते हैं? ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, आईटी एंड कंप्यूटर। लेकिन आपको याद रखना है ह्यूमैनिटीज, यानी आपका जो ह्यूमैनिटीज है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ रहा है। लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि साइंस और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देयर इज काफी ज्यादा सैचुरेशन है। हर कोई बच्चा वही पहले जाता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जैसे कि सब बच्चे जाते हैं इंटरमीडिएट में। और अभी अगर आप सर्वे निकालेंगे स्कूल्स में, अब देखेंगे कि पिछले कुछ 5 सालों में ग्राफ किसका बढ़ रहा है, तो ग्राफ ह्यूमैनिटीज का बढ़ रहा है, ठीक है। अब बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज दे नो दिस इज व्हाट वेयर दे कैन मेक अ सब्सटैंशियल मार्क। उसके बाद शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि फॉरेन स्टूडेंट्स किस कंट्री से सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो नेपाल से सबसे ज्यादा इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट्स आए हैं 26.8%। उसके बाद अफगानिस्तान 9%, बांग्लादेश 4%, सूडान 4%, भूटान 3% और नाइजीरिया 3.4%, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कौन सी कंट्री से इंडिया में है, नेपाल से, और उसके बाद अफगानिस्तान से, फाइन। और टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में 47,000 से भी ज्यादा है। उसके बाद चैलेंजेस है कुछ, ये आपका आमतौर पर हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, बस हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे। चैलेंजेस क्या है? चैलेंज ये है लोअर स्टूडेंट एनरोलमेंट है इंडिया में। यानी हमने देखा इंडिया का एनरोलमेंट कितना है 27%, यानी हर 18 से 23 के उम्र का जो भी बच्चा है उसमें से सिर्फ 27% ही हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, फाइन। अब आपने ये याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है 88%, चाइना में कितना है 54%, ब्राजील में कितना है 51%। तो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से और इंडिया कितना पीछे है, फाइन। उसके बाद इसमें सोशल इनइक्विटी भी है, यानी आपने तो देख लिया जेंडर पैरिटी इंडेक्स में मेल्स और फीमेल्स के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है इंडिया में एजुकेशन के मामले में, लेकिन रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। यानी गरीब जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही कम जाते हैं, रेयर केस में, और रिच हर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाता ही जाता है, फाइन। तो ये सोशल इनइक्वालिटी है इंडिया में। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है, पैसे भी नहीं है उतना ताकि आप हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस बना सके। पोर एम्प्लॉयबिलिटी है, आप जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कितने ही आप में से जितने भी बच्चे हैं, अभी तो हजारों बच्चे QCR के साथ जुड़ चुके हैं। आप सबको पता है कि आपने जो भी अपना पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन जिसमें भी की होगी, जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर आए तो यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, यानी आपको अपने मन का जॉब नहीं मिला जो आप चाहते थे। वाई? बिकॉज आपने जो पढ़ाई की है और मार्केट को जो चीज़ें चाहिए वो आप में है ही नहीं, फाइन। तो पोर एम्प्लॉयबिलिटी है। हम जो पढ़ते हैं, इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है रिसेंटली, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021, जो ये कहता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स निकल कर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल के आते हैं, उनमें से सिर्फ 45% का ही
एम्प्लॉयबल होते हैं वो, फाइन। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी नहीं है, फेक यूनिवर्सिटीज़ है, फेक कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फैकल्टी की शॉर्टेज है, हम अच्छे वेल ट्रेन्ड वेल क्वालिफाइड फैकल्टी को रिटेन नहीं कर पाते। सब ऑप्टिमल रिसर्च होती है इंडिया में। इंडिया में जो है रिसर्च पर सिर्फ 0.65% ऑफ द जीडीपी खर्च होता है। तो अगर हमारा जीडीपी 100 करोड़ का है, इंडिया में सिर्फ 65 लाख रुपीस खर्च होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर आप इसके कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में 1.5 से लेकर 3% of the GDP is spent on research and development. So this is the big difference between India and the Western economies. Then गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कोविड की वजह से भी हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम में। वाई? बिकॉज एग्जाम्स डिले हो गए, डिग्रीज नहीं मिली टाइम पर, जिसकी वजह से फिर से एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस शुरू हुआ। कोविड की वजह से जो फैमिली का ब्रेड अर्नर था उसको भी जॉब नहीं रहा, तो बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन छोड़कर काम धंधे पे लगना पड़ा। सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम विद नेचुरल डिजास्टर्स। अब हम देखेंगे कुछ हायर एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हैं। फाइन, आपको बस नाम याद रखना है। सबसे पहला मेजर इनिशिएटिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। रिसेंटली एक पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप सबने पढ़ी होगी 2020 में। इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज करने की ज़रूरत की। इसी में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इंडिया का, जो अभी 27% पर है, हम उसको बढ़ाकर 50% करेंगे आने वाले 15 साल में, यानी 2035 तक। तो 2035 तक का इनका टारगेट क्या है? 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करने का। फाइन। उसके बाद स्वयं पोर्टल भी बनाया गया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ताकि गुड क्वालिटी टीचर, गुड क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्वयं पोर्टल फॉर एजुकेशन सेक्टर। उसके बाद हमारे पास है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा अभियान, इसको हम कहते हैं रूसा 2013। ये किसके लिए है? एट फाइनेंसिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस। जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, उनको उनकी फाइनेंसिंग के लिए ये राष्ट्रीय यानी स्टेट उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा अभियान 2013। उसके बाद है आपका हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हीफा 2018। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हीफा जो है, ये हीफा क्या है? हायर एजुकेशन की फाइनेंसिंग की एजेंसी है। और ये किसने कहाँ से ये शुरू हुआ? ये फाइनेंसिंग एजेंसी जो है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर। किस किस के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कैनरा बैंक। कैनरा बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर फंड्स को डेवलप किया, ताकि वो इस एजेंसी के जरिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट कर सके। फाइन। तो इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कैनरा बैंक, जिसमें इन्होंने फंड डेवलप किया टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दैट इज योर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी 2018। ओके। उसके बाद है आपका राइज स्कीम है आपकी। राइज का मतलब रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, ये राइज स्कीम है। उसके बाद है आपका प्राइम मिनिस्टर्स। तो आपको सवाल में आ सकता है राइज स्कीम इज रिलेटेड टू, तो इट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर। इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, ये वही सारा सिस्टम रिपीट होगा। फिर है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, PMRF स्कीम। PMRF स्कीम, तो PMRF स्कीम आपको सवाल आएगा, PMRF स्कीम इज लिंक्ड टू, इट इज लिंक्ड टू एनहांस क्वालिटी टेक्निकल रिसर्च, क्वालिटी ऑफ टेक्निकल रिसर्च। जो टेक्निकल रिसर्च हो रही है इंडिया में, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम। उसके बाद है इम्प्रिंट, IMPRINT, इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया। इम्प्रिंट इंडिया क्या है? इम्प्रिंट इंडिया इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय IIT and IISc Bangalore, Indian Institute of Technologies and Indian Institute of Science। फाइन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IISc बैंगलोर जो है, दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इनके बीच में ये जॉइंट वेंचर है, जॉइंट इनिशिएटिव है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसर्च बढ़ा सके इंडिया में। इम्प्रिंट, फाइन, याद रखना, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन IIT एंड IISc। उसके बाद स्कीम यानी स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये भी आपका स्पार्क जो इनिशिएटिव है, ये भी हायर एजुकेशन में एकेडमिक और रिसर्च की कोलैबोरेशंस कराना इंडियन इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो रिसर्च में एकेडमिक कोलैबोरेशंस हो इंडिया के और बाहर के इंस्टीट्यूशंस में, उसके लिए हमने स्पार्क इनिशिएटिव लेकर आए हम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। उसके बाद है आपका NIRF,
नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015। इसमें कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रैंकिंग का फ्रेमवर्क लेकर आई है, जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पर है, कौन सा उसके पीछे है, कौन सा लास्ट पर है, ताकि उनके बीच में कंपटीशन हो, ताकि हर एक अच्छी रैंकिंग पाने के लिए आगे बढ़े। तो NIRF जो है किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। फाइन। NIR क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इंडिया में जो है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के जो टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस है, IIT उसमें 2 है और ISC बैंगलोर है, दे आर इन द टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिर्फ इंडिया में सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो टॉप 200 का हिस्सा है, और इसीलिए हम उनकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर भी उनका इम्पैक्ट हो। फाइन। उसके बाद ये तो हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या है, तो मोरलेस इतना ही आपको ज़रूरत है अपने एग्जाम के लिए, पर हम कुछ हेडिंग्स भी पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज अहेड, यानी फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 की वजह से एक डिजिटल रिवोल्यूशन आया है पूरी दुनिया में, तो हम भी इसमें अपनी लर्निंग को ब्लेंड करना चाहते हैं विद द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से चीज़ें इस्तेमाल करके बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 2021 तक का मानना है, 2021 तक हमारा जो एजुकेशन मार्केट है, ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है, वो $2 बिलियन तक का पहुंच जाएगा। तो ह्यूज एजुकेशनल मार्केट है हमारा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मेकिंग टीचिंग एन अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव करियर, हमें जो है वेल क्वालिफाइड फैकल्टी को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा खासा उनको एक प्लान देना चाहिए, एक पैकेज होना चाहिए उनके लिए। इंडस्ट्री एकेडमी या लिंकेज होनी चाहिए, यानी इंडस्ट्रीज को जो चीज़ें ज़रूरत है, जिन स्किल्स की ज़रूरत है, जिस नॉलेज की ज़रूरत है, वही स्किल्स और नॉलेज एकेडमिक्स में बच्चों को पढ़ानी चाहिए, ताकि जब वो पढ़कर बाहर आएंगे तो वो एम्प्लॉय हो सकते हैं इन इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक कॉरिडोर बनाना पड़ेगा हमें। रीडिफाइनिंग एनरोलमेंट इंडिकेटर, अब देखिए हमने एक GER का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसमें हमने कहा 18 से 23 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिस पर रिसर्चर्स बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि GER की जगह हमने EER लेकर आना चाहिए। अब ये इंडिया में नहीं लेकर आए हम, पर बात हो रही है EER को ले आने की। EER क्या है? EER है आपका एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो। क्या है? एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो। ये एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो क्या है? ये सेम चीज है कि 18 से 23 साल के बच्चे जितने भी है, उनमें से जिन बच्चों ने 12th पास किया है, ये इसमें एक और चीज ऐड करनी है हमें, उनमें से 18 से 23 साल के सारे बच्चे नहीं, 18 से 23 साल के सिर्फ वो बच्चे जिनने 12th पास किया है, उसमें से कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। 12th पास वाला यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पर था 18 से 23 साल के जितने भी बच्चे हैं उसमें से कितना हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। अब हम एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो में ये करें कि 18 से 23 साल के वो बच्चे जिन्होंने 12th पास कर चुके हैं, जो वो कितने हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वो है आपका एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो। तो इसको इंडिया में अगर लेकर आएंगे तो इसमें इंडिया में और भी ज्यादा एजुकेशन पेडागोगी बढ़ेगी। फाइन, दीज आर सम ऑफ द फ्यूचरिस्टिक आइडियाज। नाउ वी हैव चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया में, बड़े प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं चाइल्ड लेबर का सिस्टम। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि चाइल्ड लेबर ये न्यूज में क्यों था, करंट अफेयर में क्यों है। ये इसलिए है बिकॉज इस पर भी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली। रिपोर्ट का नाम है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020, यानी ग्लोबली चाइल्ड लेबर पे क्या क्या हमें स्टडीज देखने को मिली, क्या क्या हमने फाइंड किया। तो उस पर हमें रिपोर्ट मिली और उस पर ट्रेंड्स दिखाए गए कि चाइल्ड लेबर का ट्रेंड क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में, और रोड फॉरवर्ड क्या है, यानी हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशन भी दी इसी रिपोर्ट ने। ठीक है, अब सवाल ये है कि सवाल में आ सकता है आपको, MCQ में आ सकता है कि चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 जो रिसेंटली आया है, ये कौन लेकर आता है, ये कौन पब्लिश करता है। इसको दो लोग पब्लिश करते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करती है। कौन इस रिपोर्ट को करता है? एक तो पब्लिश इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और कौन करता है? यूनिसेफ। और कौन करता है? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। फाइन, तो ये हो गया यूनिसेफ प्लस ILO, ये मिलकर ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। और कब पब्लिश किया इन्होंने? 12 जून को। 12 जून को क्यों पब्लिश किया? क्योंकि 12 जून है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो सवाल ये भी आ सकता है, व्हेन इज योर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर डे कब आता है? चाइल्ड लेबर डे है आपका 12 जून, हर साल 12 जून। फाइन, इसमें कुछ की रिपोर्ट्स में इनने क्या कुछ की फाइंडिंग्स की है। सबसे पहली फाइंडिंग इनने ये कहा कि दुनिया में 160 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार है, जिसमें से हर 10 बच्चों में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। फाइन, दूसरा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इनने क्या कहा? चाइल्ड लेबर ज्यादा रूरल एरियाज में है कंपेयर टू अर्बन एरिया। और चाइल्ड लेबर जो रूरल एरियाज में है वो कितना ज्यादा है?
3 times more than urban areas. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, child labor is more in rural areas, 3 times more than the urban areas. Fine. नंबर 3, उन्होंने ये भी कहा कि चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए जो हमारे इनिशिएटिव्स थे वो 2016 से स्टेगनेंट पड़े हुए हैं, यानी हम कोई काम ही नहीं कर रहे चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए। तो ये पॉइंट अगर आपको समझना है, हम ये इन्फोग्राफिक यहां पे पहले समझते हैं। अब देखिए ये कब का डेटा है, 2001 में देख रहे हैं आपका चाइल्ड लेबर में 16% बच्चे इन्वॉल्व थे। फिर 2004 में यानी 3 साल के अंदर आपने ये 16 से 14% पर ले आए। फिर 2008 में 14 से 13% पे ले आए। 2012 में 13 से 10% पे ले आए। 2016 में 10 से 9% पे ले आए। 2020 में 9 से 9% पे ही रहा है। यानी 2016 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई है। 9.6 यहां भी है, 9.6 यहां भी है। तो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है दैट द there has been a stagnation in the reforms against child labor. ठीक है, उसमें कोई stagnation है, there is no improvement. Fine. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। 2016 से लेकर 2021 तक कोई भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली चाइल्ड लेबर में। उल्टा अभी ट्रेंड ये कह रहा है कि अभी बढ़ेगा चाइल्ड लेबर कोविड की वजह से। ठीक है, तो 2016 तक तो गिर रहा था। 2016 के बाद ये फ्लैट पड़ गया है। फाइन, तो ये हो गया फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। उसके बाद ये भी है 72% ऑफ द चाइल्ड लेबर ऑकर विद इन द फैमिलीज, यानी जितना भी चाइल्ड लेबर हो रहा है दुनिया में उसका 72% फैमिली के अंदर ही होता है। यानी मेजॉरिटी बच्चे अपनी ही फार्म पे बोलते हैं जाओ भाई अपने फार्म पे खेती बाड़ी करो, अपने थोड़ा सा स्मॉल सा बिजनेस है जाके दुकान पे बैठो। तो ये 72% का चाइल्ड लेबर इसी तरीके का है। ग्लोबली 9 मिलियन कहा जा रहा है कोविड-19 की वजह से 90 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो सकते हैं 2022 के एंड तक, यानी एक साल में और एडिशनल 90 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी अब आपको अगर बोलना है कि सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर कहां पे हो रहा है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में या सर्विसेज में, तो अगर आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा कहां से है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो नंबर 1 पे एग्रीकल्चर, नंबर 2 पे सर्विसेज, नंबर 3 पे इंडस्ट्रीज। ये चीजें याद रखनी है, इसी में से सवाल आता है। एग्रीकल्चर टॉप पे, नंबर 2 सर्विस, नंबर 3 इंडस्ट्रीज। फाइन। उसके बाद दुनिया में कौन सा ऐसा रीजन है जहां सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर होता है, दैट इज सब सहारन अफ्रीका। Sub-Saharan Africa has the highest prevalence of child labor. Fine. So this was the important data आपके एग्जाम के लिए। तो what is child labor? ILO डिफाइन करता है चाइल्ड लेबर क्या है। चाइल्ड लेबर कहते हैं सिंपली जब हम अपने चिल्ड्रन को डिप्राइव करते हैं उनके चाइल्डहुड से, उनकी पोटेंशियल डिग्निटी से, उनको हार्म करते हैं फिजिकली, मेंटली, और ये हो गया आपका चाइल्ड लेबर। और ये ऐसा चाइल्ड लेबर होता है जिसकी वजह से उनके मेंटल, फिजिकल, सोशल और मॉरल एस्पेक्ट्स पे बच्चे को हार्म होता है। बच्चा स्कूल में उनके इंटरफेरेंस डेवलप हो जाती है, बच्चे को मैंडेटरी कहा जाता है स्कूल छोड़ के काम करने को। फाइन, स्कूल अटेंडेंस उनकी गिर जाती है, एक्सेसिव वर्क दिया जाता है। तो ये सारा चाइल्ड लेबर का के हिस्से में आता है। चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म चाइल्ड लेबर का क्या है, जब हम सेल करते हैं, बेचते हैं बच्चों को, ट्रैफिकिंग होती है, डेप्ट बॉन्डेज होती है, यानी मैंने किसी से कर्जा लिया, मैं कर्जा चुकता नहीं कर पाया, मैंने अपने बच्चे को ही दे दिया कि इसी को ले लो और करवाओ काम, बॉन्डेड लेबर करवाओ, फोर्स्ड लेबर करवाओ। ठीक है, तो यूज ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कभी जंग हो गया किसी कंट्री के बीच में, वहां से जो औरतें, जो बच्चे मिली, उनको जो है बॉन्डेड लेबर करवाया उनसे। तो ये सारी चीजें हो रही है चाइल्ड लेबर के इस पर्टिकुलर फील्ड में। फाइन। उसके बाद इंडिया में सेंसस 2011 के हिसाब से कितने चाइल्ड लेबर के कितने बच्चे हैं, यानी 5 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो आपके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बच्चा ऐसा है जो चाइल्ड लेबर का शिकार है, 1 करोड़ इंडिया में। फाइन। और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार टॉप पे ही है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 5 स्टेट्स ऐसी है जिसमें 55% चाइल्ड लेबर हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन सा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर से बचने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो आपको ये सवाल याद रखना है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, चाइल्ड लेबर को कम करना चाहता है। नंबर 1 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है उसमें आपका चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। तो फंडामेंटल यानी किसी भी चिल्ड्रन को हम इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आर्टिकल 21A क्लॉज है। उसके बाद इसी में आर्टिकल 25
ये आपका आर्टिकल 45 ये आपका डीपीएसपी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र में, ठीक है, ताकि उनका चाइल्ड लेबर ना हो सके। तो 6 से 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21। ये हो गया आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दूसरा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी बच्चे को फोर्स्ड लेबर कराएगा, ट्रैफिकिंग कराएगा बच्चे की, उस बच्चे का क्या होगा? ही विल बी वो प्रोहिबिटेड है, यानी क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आर्टिकल 23 क्रिमिनलाइज करता है चाइल्ड लेबर को, याद रखना। सो क्वेश्चन आ सकता है विद रेफरेंस टू चाइल्ड लेबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स criminalizes human trafficking and child labor या forced labor, तो आर्टिकल 23 है वो, फाइन, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिकल 24 क्या करता है? आर्टिकल 24 करता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी 14 साल के कम के जो बच्चे हैं, उम्र के कम के जो बच्चे हैं, उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, उनकी कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। ये आर्टिकल 24 में क्लियर कट लिखा हुआ है। आर्टिकल 39 में लिखा गया है कि हम जो है it states that health and strength of workers, men, women and tender age of children are not to be abused। जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो men हैं, उनकी हेल्थ के साथ, उनकी स्ट्रेंथ के साथ और बच्चों के बच्चों के चाइल्डहुड के साथ हम कोई भी तरीके का अब्यूज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 39। तो कौन कौन से आर्टिकल है? 21A, 45, 23, 24 एंड 39। ये याद रखना है, ठीक है, इसको गोटा मार के याद रख लेना है। उसके बाद हम करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ड्राइविंग प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्यों हो रहा है इंडिया में? पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, प्लेजिंग लेबर ऑफ अ चाइल्ड, प्रोफेशनल नीड्स है, बिकॉज अगर बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है, उन बैंगल बनाने के लिए छोटी छोटी लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको पैसे देते हैं क्योंकि वो माइन्यूट काम करना पड़ता है, उनको प्रोफेशनल नीड भी है, चीप लेबर है, बच्चा ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्राइसिस सिचुएशन है, नेचुरल डिजास्टर या डेथ की वजह से फैमिली में किसी की डेथ होगी तो बच्चा काम करने निकलेगा ही। लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एक तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं मिलती, उसकी वजह से बच्चा एजुकेशन छोड़ के चाइल्ड लेबर करने लगता है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, हमारे फैमिलीज को नहीं पता कि चाइल्ड लेबर के कितने नुकसान है, इसीलिए उनकी कम अंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ चाइल्ड, यानी एग्रीकल्चर में टॉक्सिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की वजह से बच्चा जो एग्रीकल्चर में काम करता है उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। माइनिंग में उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, वहाँ एक्सप्लोजिव्स है, पॉइजनस केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में उसको भारी भारी लोड उठाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग में उसको टॉक्सिक सॉल्वेंट्स या रिपीटेटिव टास्क करना पड़ता है पेनफुल पोजीशन में, डोमेस्टिक वर्क में उसको अब्यूज किया जाता है, लंबे लंबे घंटे तक काम करना पड़ता है, अकेले सोता है माँ बाप के बगैर, तो ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बच्चे में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स देखेंगे चाइल्ड लेबर के खिलाफ। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स किए हैं? गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप किया है गुरुपद स्वामी कमेटी 1979। तो गुरुपद स्वामी कमेटी बनाई थी 1979 में, क्या? चाइल्ड लेबर के इशू को स्टडी करने के लिए और हमें गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन देने के लिए। क्वेश्चन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बोलना है गुरुपद स्वामी कमेटी वाज मेड फॉर स्टडीइंग द चाइल्ड लेबर एंड रेकमेंड a policy approach to the government। तो यस, गुरुपद स्वामी चाइल्ड लेबर पे बनाई गई थी। इंडिया रेटिफाइड ILO कन्वेंशन 182, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, काफी पुराना है। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है ये एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया हमने 2016 में, और इसने हमें ये कहा कि किसी भी बच्चे की एंगेजमेंट नहीं होगी, किसी भी चिल्ड्रन की एंगेजमेंट नहीं होगी किसी भी हजारस ऑक्यूपेशन में, यानी जो आपके चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की कोई भी एंगेजमेंट नहीं होगी किसी भी ऑक्यूपेशन में, यानी बच्चे से कोई काम ही नहीं करा सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और जो अडोलेसेंट्स है उनको आप काम करा सकते हो, पर उनको हजार्डस जॉब्स नहीं दे सकते हैं। फाइन, तो चिल्ड्रन कौन होंगे और अडोलेसेंट कौन होंगे? चिल्ड्रन है आपके 14 साल से कम के उम्र के बच्चे, अडोलेसेंट है आपके 18 साल से कम के उम्र के बच्चे। तो 14 साल से कम के जो उम्र के बच्चे हैं उनको आप कोई भी काम नहीं करा सकते, अडोलेसेंट 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप काम करा सकते हो, पर हजार्डस काम नहीं करा सकते। फैक्ट्रीज में इन इंडस्ट्रीज में उनको काम नहीं कराने दिया जाएगा, ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस होगा। पेंसिल रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल।
इसमें जो है चाइल्ड लेबर का जो विक्टिम होगा उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, जो चाइल्ड लेबर जिसके साथ हुआ है उसके रेस्क्यूइंग के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए ये पेंसिल पोर्टल निकाला गया। बचपन बचाओ आंदोलन में रिसेंटली हमने 35,000 बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकाला है और उनकी एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन का काम किया है। तो दिस वाज योर चाइल्ड लेबर। ओके, देन वी हैव मॉडल टीनेंसी एक्ट। देखिए मॉडल टीनेंसी एक्ट क्या है। मॉडल टीनेंसी एक्ट हो गया, जब आप बाहर जाते हैं, आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप फ्लैट पे जाएंगे, वहाँ आपको रेंट भरनी पड़ती है, फाइन। तो रेंट पर आप टीनेंट है, आप वहाँ उस जगह पर रहते हैं और वहाँ का एक लैंडलॉर्ड होगा जिसकी वो बिल्डिंग होगी, जिसका वो मकान होगा। तो आपके बीच में अग्रीमेंट होता है कि मुझे कुछ कितने महीने तक का रहना है। वो अग्रीमेंट कोई भी रिटन अग्रीमेंट नहीं होता, तो पहले ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिटन अग्रीमेंट जब नहीं होगा तो आपस में फिर कल खिचखिच होती है, बकवास होता है आपस में। तो दूसरा, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। कभी कहता है, कभी कोई पूरी डिपॉजिट नहीं देता, तो उसमें भी खिचपिच होती रहती है। तो उसमें फिर कभी अगर टीनेंट निकलेगा ही नहीं, कभी उसकी फैमिली बच्चे भी वहीं पे पैदा हो गए, तो वो उस घर को छोड़ेगा ही नहीं कभी, फाइन। तो लैंडलॉर्ड का बड़ा नुकसान होता है वैसे। तो इस तरीके से इनके बीच का जो ये पूरा सिस्टम है, इसको एक इसको एक रिफॉर्म इसमें लाने के लिए, इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए हमने ये मॉडल टीनेंसी एक्ट लेकर आया। अब इसको मॉडल क्यों कहते हैं? मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंड जो है ये एक स्टेट लिस्ट में आता है, यानी लैंड पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट लेकर आ सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड के रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि लैंड के रिलेटेड कुछ रिफॉर्म हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट लेकर आती है। मॉडल एक्ट क्या होता है? ये बाइंडिंग नहीं होता, यानी ये लागू नहीं होगा। मॉडल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है कि ये इस एक्ट के हिसाब से तुम अपनी स्टेट में ये एक्ट ऐसे इस तरीके से बना लो, ठीक है। तो एक मॉडल एक्ट बनाया जाता है। वाई? बिकॉज लैंड इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, फाइन। उसके बाद मॉडल टेनेंसी एक्ट रिसेंटली 2021 में आया। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, मॉडल टेनेंसी एक्ट को, और इसको सर्कुलेट किया सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज में, ताकि वहां पर भी वो लोग इसी तरीके से लेजिस्लेशन और एक्ट बनाए, फाइन, और अपने सूटेबल लॉज के हिसाब से अपने आप को गवर्न करे। तो इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रेमिसेस। जो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए रेंट में चला जाएगा या किसी को कमर्शियल पर्पसेस के लिए रेंट चाहिए, वहां पर टीनेंट और लैंडलॉर्ड का जो राइट्स है उसको बैलेंस करने के लिए ये मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर आया। इसमें की फीचर्स क्या है? की फीचर ये है कि इन्होंने क्लियर डेफिनेशन दी है। क्लियर डेफिनेशन दी है कि लैंडलॉर्ड कौन होगा, लोकल अथॉरिटी कैसी कैसी होगी, प्रेमिसेस क्या होगा, प्रॉपर्टी मैनेजर क्या है, रेंटल एजेंट क्या है, टेनेंट कौन होगा, सब टेनेंट कौन होगा, ये सारी चीजों की क्लियर कट डेफिनेशन दी है। कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है। इट प्रोवाइड्स clarification on the various subjects like retention of original tenancy agreement, rents chargeable, आपका deposit with the rent authority, repair and maintenance of the property, entry of landlord into premises, duties of प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको, हाँ, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है, मॉडल टेनेंसी एक्ट ने कहा कि हम ये जो प्रोविजंस बना रहे हैं ये हर एक लैंडलॉर्ड पे अप्लाई होगा, हर एक बिल्डिंग पे अप्लाई होगा, हर एक रेजिडेंशियल जगह पे अप्लाई होगा, हर एक कमर्शियल जगह पे अप्लाई होगा, सिवाय एक्सेप्ट दीज फ्यू एक्सेप्शंस। नंबर 1, किसी भी होटल या लॉजिंग हाउस या इन पर ये अप्लाई नहीं होगा। किसी भी ऐसी जगह पर, ऐसी बिल्डिंग पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है या यूटी की है या किसी कैंटोनमेंट बोर्ड में आती है, ऐसी किसी भी बिल्डिंग पर ये मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसे ही किसी भी कंपनी की किसी बिल्डिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई बिल्डिंग जिसको रेंट पे दिया गया है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। औकाफ की जो बिल्डिंग्स है, वक्फ एक्ट 1995 के अंदर जो आता है, या किसी भी ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस है। ये क्या है? कुछ एग्जेम्पशंस है। तो एग्जेम्पशन मॉडल टेनेंसी एक्ट में उन्होंने क्या क्या डाला है? उन्होंने स्टेट्स को बोला कि इन सारे पर आप लोग इसको लागू नहीं करना, आप जो है बाकियों पे लागू करना, फाइन। कौन कौन सा उन्होंने छोड़ा? होटल को, लॉजिंग हाउसेस को, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, यूटी की बिल्डिंग्स को, किसी कंपनी की बिल्डिंग को, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग को, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को, अवकाफ की बिल्डिंग्स को, इन सबको हमने एग्जेम्पशन दी है इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक तरीका भी बनाया है कि किस तरीके से एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है इस
इस रेंटल हाउसिंग में, यानी उन्होंने नीचे एक रेंटल ट्रिब्यूनल रखा जो रेंट के केसेस वगैरह जल्दी देखेगा, रेंट कोर्ट बनाया और रेंट अथॉरिटी बनाई। ठीक है, इस तरीके से इन्हें 3 चीज़ें बनाई हैं। जो ऊपर की 2 चीज़ें हैं, रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट, ये रेंट कोर्ट और रेंट अथॉरिटी कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाएगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाएगा जो अपनी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है। और रेंट ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्टेशन करनी पड़ेगी अपने हाई कोर्ट के साथ। फाइन, तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट रेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है, और आपका जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के साथ रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट बना सकती है। फाइन, यानी इसमें जो है अलग रेंट कोर्ट बनेगा और अलग रेंट ट्रिब्यूनल बनेगा, यानी जो हमने सिविल कोर्ट्स है आपके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी कोई भी ज्यूरिसडिक्शन इस केस में नहीं होगी। फाइन, तो नो सिविल कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन इन मैटर्स पर्टेनिंग टू प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। फाइन, उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। टेनेंसी एग्रीमेंट जो भी होगा बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, वो रिटन होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में जा रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए तो 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है, और अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए तो 6 महीने का भरना है। ठीक है, अगर किसी को घर से निकालना है, किस बेसिस पे निकाल सकते हो? अगर उसने पैसा देने से इनकार कर लिया, 2 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया, और अगर उसने रिटन कंसेंट उसने मिसयूज किया है प्रेमिसेस को बिना किसी रिटन कंसेंट के, या उसने सबलेट किया है, यानी आपने उसको दिया और उसने किसी और को दे दिया आपकी जानकारी के बगैर, तो उस केस में भी आप उसको निकाल सकते हो। फाइन, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद बाकी ये चीज आप स्किप कर सकते हो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस इज फॉर मेंस, ये आप सारा स्किप कर सकते हो। फाइन, देन वी हैव 6.4 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 नीति आयोग। तो नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स का नाम क्या है? एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। फाइन, 2021 का ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे, उसी के साथ हम कुछ नए टॉपिक्स उठाएंगे। फाइन, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।